अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। हमने प्रोग्राम में आगे जाकर मईशत के ऊपर भी बात करनी है, बट मुल्की सियासी मैदान में क्या चल रहा है, ख़ासकर 9 मई के वाक़े के बाद, इसके ऊपर ज़रा पहले नज़र डालते हैं, क्योंकि हमने भी इसको बड़ी दफ़ा डिस्कस किया और यही सोचा जा रहा है, डिस्कस भी हो रहा है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है। आज इमरान खान साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया है जिसमें इसी बात को एड्रेस भी किया और सहाफ़ी ने खान साहब से सवाल किया कि आपकी पार्टी ने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। महीनों से ये कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसका मतलब क्या है? खान साहब ने जवाब दिया कि इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में जो पकड़ धकड़, जो मुझ पर केसेस किए जा रहे हैं, लाकानूनियत है, तो अगर मुझे जेल में डालेंगे तो उसका रद्द अमल तो होगा। इस पर एंकर ने कहा कि ये तो धमकी जैसा लग रहा है। खान साहब ने कहा कि मैंने धमकी नहीं दी, ये तो वर्कर्स और पार्टी मेंबर्स हैं। एंकर ने फिर कहा कि आप ही तो पार्टी हैं इमरान खान साहब। खान साहब ने कहा तो क्या कहता मैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ रेड लाइन। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं, क्या इससे ये तासुर जाता है या क्या इससे ये मतलब अखज़ किया जाता है कि इमरान खान ने सारी जिम्मेदारी 9 मई के वाक़े की अपने कारकुनों पर डाल दी? इसी के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल अन्याई साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और सर, क्या राय है आपकी, क्या खान साहब ने ये बयान दे के, ये जुमला कह के सारी जिम्मेदारी कारकुनों और मेंबर्स पर डाल दी है 9 मई के वाक़े की? मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पहलू तही कर रहे हैं। जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी की तरबियत भी करता है, वो अपनी पार्टी को सिखाता भी है कि ये रेड लाइंस यानी जो है मिलिटेंसी नहीं करनी, आपने पब्लिक प्लेस पे जाना है, पुरअमन रहना है। और पहले खान साहब के कहते भी रहे, लेकिन समहाउ अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने इतना बड़ा हवा बना दिया कि ऐसे लगता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम है जो होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मुश्किल में जाते हैं, जब अपोजिशन में जाते हैं, तो आपको गिरफ्तारी के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब सारे लीडर जा रहे हैं, कोई रेड लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे लोग फील कर ही रहे हैं ना, वो जेल को महसूस कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। नून लीग भी जाती रही, पीपल्स पार्टी भी जाती रही। तो अगर वो रेड लाइन जो थी, अगर वायलेंस वाली क्रॉस ना करते, अगर वो कोर कमांडर हाउस ना जाते, कुछ दिन मार रोड पे आ जाते, लिबर्टी चौक पे आ जाते, तो मेरा ख्याल है कि ये हालात उसके पीछे ना होते। या इससे पहले खान साहब कोई जो हमारे अदारे हैं उनके साथ कुछ CBMs कर लेते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर लेते, या फिर अपने वर्कर्स की ये ट्रेनिंग करते कि पुरअमन रहना है और आपने पब्लिक प्लेसेस पे जाना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि पूरी तारीख में पीपल्स पार्टी ने, जब भुट्टो को फांसी हुई तो उन्होंने भी आग लगाई कई शहरों में, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने भी जो है वो खुदकुशियां की, अपने आप को जलाया। नून लीग जो थी ये भी मुजाहरे करती रही, बसों की हवा निकाल देते थे, टायरों से हवा निकाल देते थे, बसों को पथराव करते थे। इस हद तक तो हुआ है, लेकिन ये जो थी वायलेंस की आखिरी लिमिट कि आप जो कंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर घुस जाएं और आप अपने वर्कर्स को इस हद तक एनकरेज करें कि वो जो है सारी जो डेमोक्रेटिक लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करके मिलिटेंसी में शामिल हो जाएं, तो ये गलती थी। और इस गलती का उन्हें मेरा ख्याल है कि एहसास नहीं हो रहा। उन्हें अब भी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा मेन स्ट्रीम में आए, तो उनको चाहिए कि इससे अपनी बिरत का, अलहदगी का ऐलान करें और ऐसे लोग जो थे जिन्होंने वो वायलेंस की उनको पार्टी से निकालें और उनको सजा भुगतने दें, ताकि आइंदा उनकी पार्टी जो है हमेशा डेमोक्रेटिक मोड के अंदर रहे और इस तरह की मिलिटेंसी ना करे। ठीक है सर, बसद एहतराम, सिविल अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को या बसेस को आग लगाई जा रही है तो वो भी गलत है, किसी भी तरह से सिविल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाना गलत है। लेकिन सुहेल साहब, अगर एक काफ़ी महीनों से एक बयानिया बना चला आ रहा हो, कारकुनान को ये कहा जा रहा हो, और फिर आके आज जैसे खान साहब ने बोला कि रिएक्शन तो आएगा अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, पार्टी मेंबर्स और पार्टी वर्कर्स का ये रद्द अमल था, क्या ये खान साहब जिम्मेदारी डाल रहे हैं सारी की सारी उनके ऊपर, और क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी पार्टी को पता था कि खान साहब ने हार्ड लाइन ली हुई है। और जो पार्टी के जितने लीडर थे
वो हमसे जब बलैदगी में मिलते थे तो वो सारे कहते थे कि खान साहब को समझाएं, खान साहब से बात करें। और हम भी और बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी हम सारे जाके ये बात करते रहे कि आपकी ये जो मौकफ है ये ठीक नहीं है। आपने अगर मेन डेमोक्रेटिक पार्टी बनना है, अगर आपने इक्तदार में आना है तो आपको कबूलियत भी पेश करनी होगी, आपको मिलिटेंट लाइन भी खत्म करनी होगी और आपको जो है जेलें भी जो है वो भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ तो उनसे पहले डिस्कस होता रहा और उनकी पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है, मेरा ख्याल है कोई भी फौज से लड़ने के हक में नहीं है सिवाय खान साहब के। और खान साहब ने ये जो लाइन ली, हालांकि वो पब्लिकली अब भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए हुकूमत में, जबकि बाकी सियासी पार्टियां तो ये नहीं मानती। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, आप इस तज्जिए से एग्री करते हैं और इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। खान साहब कहते हैं तो क्या कहता मैं अपने कारकुनों से कि नहीं हूं मैं तुम्हारी रेड लाइन? देखिए बहुत शुक्रिया अलीना। 9 मई के जो वाकयात थे उसके बाद से इमरान खान का इस पूरे मामले पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। वो इसमें कभी वो ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, कभी कहते हैं कि रिएक्शन तो आना था, फिर कभी कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा उनको रेड लाइन कहें, कभी खुद मामला इतना आगे बढ़ाते हैं लोगों को। ऑब्वियसली वो एक तरीके से जज्बाती करते हैं, उकसाते हैं इस बात पे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपने बाहर निकलना है, लेकिन फिर कहते हैं कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि मुझे अपनी रेड लाइन बनाओ। जब रेड लाइन की ये सारे नारे चल रहे थे, लग रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपने क्राउड को जो है वो थोड़ा ठंडा करते और ये बताते कि आपने पुरअमन रहना है और आपने जो इस तरह की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है वहां पे जाके नहीं आपने एहतजाज करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये वाकया हुआ उसके बाद इमरान खान पहले ये कहता रहे कि मुझे तो पता नहीं था, मैं जेल में था कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनसे बंदियाल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आप मजम्मत करें, तो उन्होंने कहा मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं है, मेरे कहने पे तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मजम्मत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले दिन मौका मिला, तब भी उन्होंने मजम्मत नहीं की। फिर जाके 3-4 दिन बाद उन्होंने मजम्मत की। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो शायद इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि अगर मजम्मत करेंगे तो जो कारकुनान उनके लिए निकले थे आइंदा वो शायद उनके लिए निकले ना, और अगर मुजम्मत नहीं करते तो ऑब्वियसली जो ये कुछ हुआ है 9 मई के और 10 मई को उसका सारा मलबा फिर इमरान खान पे आएगा। तो वो ना उसका मलबा अपने सर पे लेने के लिए तैयार है, ना वो ये चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो इतने दूर उनसे हो जाएं कि वो फिर आइंदा उनके लिए निकले ना। इसलिए मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू आपने सुनाया है उसमें भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पहले कह रहे रिएक्शन तो आना था, फिर कह रहे कि रिएक्शन मेरी तरफ से तो नहीं आया, वर्कर्स और लीडर्स की तरफ से आया। तो इस पूरे मामले को मुझे लगता है इमरान खान ने बड़े गलत तरीके से हैंडल किया है। खुल के मुजम्मत करनी चाहिए थी और अपनी पोजीशन डट के लेनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि जिसने भी किया है जलाओ घिराव का काम गलत किया है उनको नहीं करना चाहिए था, चाहे उसमें आपके वर्कर्स हो, चाहे वो लोग जिनको आप समझते हैं जो कि बीच में आके इन्होंने काम खराब किया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, कुछ स्टोरीज अलीना बड़ी ही दिल को दुखाती हैं आपके। मैं देख रहा था एक लड़का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मतलब ग्रेजुएट था, अच्छी नौकरी थी सरकारी उसकी, उसने आके अपनी बाद में वीडियो भी बनाई कि भाई पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के लिए इस हद आगे ना बढ़ो कि तुम अपनी फैमिली का मुस्तकबिल दाव पे लगा दो। और शायद वो भी आज उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शायद हमारे सामने ही ना आई हों। तो वर्कर्स के साथ फिर आपका खड़ा रहना बनता है, लेकिन जिन्होंने जलाओ घेराव किया है आपको मुजम्मत करनी चाहिए और उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपने देखा भी एक रिसेंटली इमरान खान साहब ने यह भी कहा है एक अपने तकरीर में कि अगर रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करेगी तो फिर रिएक्शन कोर कमांडर हाउस पे ही आना था, जीएचक्यू पर ही आना था। अब इतने इससे पहले वो डिस्टेंस करते रहे कि ऐसा कोई प्लान नहीं था, पता नहीं प्लान हो या ना हो, लेकिन यहां तो आप खुद ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर मुझे रेंजर्स उठाएगी तो फिर लोग तो कोर कमांडर हाउस जाएंगे, आइंदा भी उठाएंगे तो भी लोग वहीं पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ नहीं पा रहे इमरान खान साहब शायद कि इस मामले को हैंडल कैसे करना है। और इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप ऑनेस्टी से काम लें, आप गलत को गलत समझें और गलत को गलत कहें, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये जो मुतजाद बयानात हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेने की जरूरत ना पड़ी। लेकिन इसमें एक छोटी सी ग्लिच है। इसमें ग्लिच ये है कि खान साहब अभी भी बैंक कर रहे हैं अपने सपोर्टर के ऊपर कि आगे जिस तरह से मामला चलने हैं और अगर उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप है तो वो उनके वोटर सपोर्टर ही हैं। बट ये किस हद तक खान साहब के फेवर में अभी भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हम अपने तज्जियाकारों से 9 मई के वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं और खान साहब ने आज अपने इंटरव्यू में जो कहा है कि कई महीनों से कहा जाता रहा कि आई के हमारी रेड लाइन है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तो मैं अपने वर्कर्स को क्या कहता कि मैं नहीं हूं तुम्हारी रेड लाइन। मेहमान, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, खान साहब जो हैं वो खुद उन्होंने एक बयानिया बनाया
हक और बातिल का। खुद उन्होंने तैयार किया अपने वर्कर्स को, खुद उन लोगों से हल्फ लेते फिरते थे, खुद उनको जिहाद के लिए तैयार किया, और वो जिहाद पहले अमेरिकी साजिश के खिलाफ था, फिर वर्कर्स को बताया ही नहीं कि वो कब डोनाल्ड लू से जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो जिहाद हो गया। तो वर्कर्स को थोड़ा घेरे में रखा, लेकिन उनको तैयार जरूर किया। अच्छा, फिर कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मुझे क्या मसला है इस चीज से। फिर कारकुनान आगे कर दिए, जब आपके घर पहुंचते हैं पुलिस वाले, एज ह्यूमन शील्ड आपने वर्कर्स को, कारकुनान को, सपोर्टर्स को इस्तेमाल किया। फिर आपने जेल भरो तहरीक का आगाज किया और खुद आप जेल गए नहीं। तो जो लीडर होता है वो तो फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है ना, वो फॉलोअप सारा जो है वो वर्कर्स के ऊपर ही। अच्छा, इस सारी चीज के अंदर भी जो रेड लाइन वाली बात है, आप इनके सारे लीडर्स की ट्वीट्स उठा के देख लें, सब कहते थे इमरान खान इज आवर रेड लाइन। तो रेड लाइन तो उन्होंने एक बयानिया बनाया ना। फिर जब वो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद किसने बताया कि खान साहब जो हैं वो तो जख्मी हो गए या उनके साथ किस तरीके से हुआ है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, वो सारा बयानिया भी आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने बयानिया बनाया ना। और जब ये सारा उसका फॉल आउट आया जो कि वर्कर्स के ऊपर आया, तो आप पतली गली से निकल गए, कह गए कि मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं था। और रिएक्शन मतलब आना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको रोक तो नहीं सकता कि मैं उनकी रेड लाइन नहीं हूं। तो ये जो चीजें हैं लीना, अब देखिए, अब बेचारे वर्कर्स की जो बात है, शहजाद ने भी ये बात की, आप वैसे भी लोगों से बात करें, वो बेचारे अपने जमानतें कराते फिर रहे हैं, फिर आकर कहते हैं बाहर आकर कि जी हमारे तो अबाओ अजदाद पाक फौज में थे, फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, बाकी भी इस तरह की बातें करते हैं। और ये खान साहब जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं उनके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तैयार आपने की पूरी फोर्स, और उसके बाद जब रिएक्शन आ गया तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बरी जिम्मा हूं, और जिनके ऊपर हुआ है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो ये तो अलीना फिर कोई लीडर वाले तरीका तो ना हुआ ना। लेकिन क्या, ये बड़े अफसोस की बात। लेकिन क्या करते खान साहब, शुरू से बताते हैं कि नहीं जी, क्योंकि वो तो अपेरेंटली एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही उनके खिलाफ कि मेरी हुकूमत को उन्होंने हटाया, जाने की हुकूमत वो वजह थी, वो उनके सामने महाज बन के खड़े हुए थे, टर्की की एग्जांपल्स देते थे। तो क्या करते उस वक्त खान साहब? अलीना, टेम्परेचर कंट्रोल लीडर्स ही करते हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट और ये वाली चीज वो वही बताते हैं। अगर आप रेड लाइन और इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, आप कोई नॉन वायलेंट चीज को तो फरोग नहीं दे रहे, आपको भी पता है कि रिएक्शन किस तरह के जो है वो आ सकता है, तो आप उस चीज को पहले से ही टेम्पर्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आप गिरफ्तार भी होने जा रहे थे तो कहें कि रिमेन पीसफुल, इट्स ओके। मतलब गिरफ्तारी वो देना ही नहीं चाहते थे, हमने तो डे 1 से देखा है ना कि वो किस तरीके से कहते हैं। उनके अपने लीडर्स ने भी गिले शिकवे किए, कुछ ने पब्लिक में कर दिए उनके लोगों ने, कुछ ने प्राइवेटली किए कि खुद तो ये गिरफ्तारी देना नहीं चाहते और हम लोग जाएं, हम सख्त जेलें भी भुगते हैं, और उसके बाद जो है कि वो ये वाली चीज हो जाती है। तो ये होता है, एक लीडर का अपना तरीका होता है कि किस तरीके से काम डाउन करनी होती हैं चीजें। इन्होंने काम डाउन करने की कोई कोशिश की नहीं। अच्छा न्यायी साहब, आप कहिएगा, काम डाउन करना उस वक्त उनकी सियासी स्ट्रैटेजी को सूट भी नहीं करता था, क्योंकि अगर पीटीआई की पॉलिटिक्स देखी जाए तो है तो एजिटेशन की पॉलिटिक्स, और फिर उसके ऊपर वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे थे, वो एक अलग बात कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था या नहीं था। क्या खान साहब के पास इसके अलावा और कोई चॉइस थी? मुझे कोई आपके सवाल की हकीकत है कोई समझ नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है जवाब तो उसके अंदर मौजूद है जो आपने पहले हिस्से में कह दिया है। बैन ही उसी वक्त, बल्कि उसी जगह से बयानात आने शुरू हो गए 10 मई से, और इमरान खान साहब ने भी 11-12 मई को उसी को टो किया कि ये वाक़या जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद जो है लोअर करके, एंटाइज करके लोगों को अपनी तरफ, जिसको कहना चाहिए कि घेर के करवाया है। हकीकत यह है कि मैं कोई लंबी चौड़ी वाक़या नहीं यहाँ बयान कर सकता हूँ, टाइम की किल्लत है, लेकिन 2015 में अमेरिका के अंदर एक किसी जगह हम गए हुए थे, वलीद तलाल फाउंडेशन की इन्विटेशन पे, वहाँ पे तो मैंने सरसरी जिक्र किया कि 9/11 जो है ये बर्कले यूनिवर्सिटी के सैन फ्रांसिस्को में साउथ एशियन स्टडी इंस्टीट्यूट के अंदर ये बात हो रही थी। तो मैंने सरसी जिक्र किया कि 9/11 का जो जिक्र है उसके बारे में अमेरिका के अंदर भी कई लोगों की रिजर्वेशन है। यकीन जाने पूरा अपर हॉल के अंदर खड़ा हो गया, मेरी जो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, मुझे समझने में निकलूँ कैसे। मतलब आप इतनी आराम से कह देते हैं कि ये जो तबाही बर्बादी पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने आप को 100 साल के लिए बदनाम कराने का ये वाक़या किया। दूसरी बात, जैसे कि महमल नबी कही है, आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की हुई थी? ये महमल ने तो थोड़ा मेरा ख्याल है किसी और जहाद का जिक्र किया, ये सितंबर में
ये टारगेट करके जा रहे थे कि हमने रावलपिंडी जाना है, क्योंकि नवाज शरीफ एक ऐसे बंदे को पाकिस्तानी फौज का चीफ बनवाना चाहते हैं जो कि फिर इनके अपने सोशल मीडिया में बताया कि वो बंदा कौन है, क्योंकि उसके खिलाफ इंतहाई गलीज और घिनौनी मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई थी। और इतनी गलीज, इतनी गंदी कि मुझे वो बंदा कहता होगा मेरा कसूर क्या है कि मैं इसलिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी हूँ, ये मेरा कसूर है। इमरान खान साहब ने कहा हम जाएंगे, फिर 2 रेड लाइन भी इसी दौरान क्रॉस हुई। एक पहले वो नायल हो गए, इन्होंने कहा इमरान खान साहब की नायल ही रेड लाइन है। ये रेड लाइन इनको लगता है कि हर चीज़ रेड लाइन है, वो क्या हुआ, कुछ ना हुआ। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की नाअहली के पूरे तहरीक इंसाफ जितना एहतजाज कर चुकी है किया है, उसने मुस्तहकम कर दिया कि इमरान खान साहब कुछ भी कर दें, तहरीक इंसाफ के ऊपर जून नहीं रुकेगी, पब्लिक नहीं निकलेगी। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कत्ल किया जा रहा है। फिर आप ये देखें कि उस कत्ल के पीछे भी 2-3 बातें अभी इनकॉर्पोरेट कर लें। इन्होंने वीडियो पैगाम दिलाए। अब पाकिस्तान एक ऐसे अजीबोगरीब हमारी पोजीशन है कि अगर इमरान खान साहब जैसा बंदा ये कह दे कि मुझे जो है कत्ल किया गया तो ये एस्टेब्लिशमेंट मुझे कत्ल करवाएगी, तो मुझे क्या का बात है कि पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान साहब को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनको कत्ल करवाएंगे। क्योंकि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट क्या ऑलरेडी उन्होंने अपना केस जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करके वीडियो पैगाम दे दिया है। ये जो पैगाम हैं इसी तरह जिस दिन वो जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर भी जो वीडियो पैगाम जमा कराए गए थे कि मुझे जब नायल किया जाएगा तो बहुत सख्त रिएक्शन होगा। चुनाचे वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी रावलपिंडी जाना था, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब मैं सिर्फ आखिरी बात इसको कंक्लूड करता हूं कि आज तक माल रोड के ऊपर पिछले 100 साल से अंग्रेजों के वक्त से माल रोड के ताजर तंग थे कि जी जब कोई जुलूस होता है किसी के खिलाफ होता है, अमेरिका के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ब्लास्फेमी के ऊपर, हुकूमतों के खिलाफ, माल रोड अनारकली पर निकले। इसी तरह कराची के अंदर कुछ जगह थी, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर सदर के इलाके, राजा बाजार ये इलाके थे। ये तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा बताया कि नहीं ये कंटोनमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि जब इनको पे गोली चली तो वहाँ पे 5, 10, 15, 2 दर्जन लोग कहाँ गए, पेशावर कोर कमांडर के घर के बाहर, लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर। पहले भी आगे प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये कोई सुए इत्तफाक नहीं था, महज हुस्न इत्तफाक भी नहीं था कि जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सुना तो 4 बजे के बाद गौल दलगौल लोग सारी कंटोनमेंट्स में चले गए और जितने उनके सिंबल्स थे, इलामात थे, इस्तारे थे, इशारात थे, जो जितने बेंचमार्क्स थे, तनसीबात, फौजी तनसीबात के, MM आलम का चाहे जहाज़ था, चाहे शेर खान शहीद का एक स्टैचू था, ये सारे उस पर पल पड़े। मुझे बताएं उसके बाद आप ये कहें कि ये फौज ने करवाई है और उसके बाद डबल जेपर्डी। मेरा ख्याल है हकीकत ये है कि ये इमरान खान साहब ये सारी बातें करके अपने जो उनका कसूर है, अगर मैं जुर्म का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ आगे प्रोग्राम को रिस्पेक्ट करते हुए, तो जो है उसको वो बढ़ा रहे हैं। ये हल नहीं होगा। सबसे पहले कन्फेशन करना होगा अगर वो चाहते हैं कि क्यों इस इंटरव्यू में भी जिसका जिक्र किया उसमें ये रोना धोना भी था कि मैं मुज़ाकरात इसलिए करना चाहता हूँ, मैं उससे पूछा था तो क्या मसला है। भाई मैं ये बता देता हूँ मसला ये है कि आप अपने बारे में ना कोई इल्ज़ाम लेते हैं, ना किसी को अदालत को चलने देते हैं, ना किसी मुकदमे को चलने देते हैं, और जब ये वाक़या इतना बड़ा हो जाता है तो इसके बारे में अब इतनी तावीलें दे चुके हैं, इतनी तौज़ीहात दे चुके हैं और इतनी वजाहतें दे चुके हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जी आप यकीन जाने इमरान खान साहब आप अपने समेत दल में फंसा चुके हैं और तहरीक इंसाफ के बंदों को जो आपने ये पढ़ा दिया कि ये वाक़या जो है ISI का जो ट्रिगर था, ये वो उससे बड़ा घिनौना जुर्म है जो 9-10 मई को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म हुआ, ये उससे बढ़ के भी जुर्म हुआ। सुहेल बड़ाइत साहब, हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं सियासी जमातों को, सियासी जो शख्सियात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं करी क्योंकि 9 में तो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन सियासी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आर्मी के किरदार पर, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर। आप क्या समझते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात हों तो फिर किस तरह से सियासी जमातें इन तहफ़्फ़ुज़ात को और इन मामलात को आगे लेके चलें? क्योंकि अक्सर ये गिला होता है कि नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने गुजरात के जलसे में बोल दिया। जी देखें, गुजारिश ये है कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदानों की जो मुखासमत है ये तो 1947 से चल रहा है। और आप देखें कि पोडा, प्रोडा,
ये सारे कवानीन को भी कहा गया कि ये पीछे बैठी हुई एस्टेब्लिशमेंट करती है। लियाकत अली खान के कत्ल को भी कहा गया कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। 1971 के साने के बारे में भी कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि भाई अल्टीमेटली क्या रास्ता क्या है? क्या ये रास्ता है कि इसी तरह मुखासमत से, लड़ाई से, मुहाजराई से ही हम आगे चलते रहेंगे, या कोई आपस में मिलजुल के चलते रहेंगे? जैसे देखें, इमरान खान साहब जैसे इक्तदार में आए हैं और बार बार वो उस वक्त कहते थे कि हम एक पेज पर हैं, हम फौज के साथ एक पेज पर है, जो फैसले करता हूं मैं करता हूं, और फौज जो है उस पर अमल करती है। ये जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त ये कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बाद में फिर गए। और दूसरा यह है कि जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, अलमिया यह है कि इमरान खान की जितनी सियासी पार्टी है वो उसकी साख्त, उसकी खमीर जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। वो उस सारी आप देखें, चौधरी फवाद को देखें, आप असद उमर को देखें, आप शाह महमूद कुरैशी को देखें, इनका सारा पास्ट ये बताता है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। ये फौज के साथ लड़ने में, मुहाजराई में। सर, बट अगर इस तरह की सिचुएशन बने, क्योंकि सियासी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि भाई आप हमारी आईनी हुदूद में मुदाखलत ना करें, और वो दुरुस्त भी, तो अगर इस तरह की मामलात बन जाएं तो फिर क्या हल है इसका? देखिए, इसका हल तो यही होता है ना कि भाई आप अपने पे कंस्ट्रेंट रखें। भुट्टो फांसी चढ़ गया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट के अदालत को तो ये नहीं कहा कि रैंसैक कर दे। अब तो ठीक है, सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, उसने ये नहीं कहा कि अदालती निजाम तबाह कर दो। तो ये हमेशा एक पेशेंस रखनी होती है, आपने सिस्टम को चलाना होता है। और लीडर जो होता है उसका सबसे बड़ा दिल होता है, इसीलिए वो लीडर होता है। अगर वो अपने आप को ही रेड लाइन करार दे दे, अपने ऊपर ही जेल जो है वो हराम करार दे दे, तो फिर ना उसकी सियासी पार्टी जो है नहीं चल सकते इस तरह से मामला। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जो बात है कि सिस्टम को चलाना होता है आगे, न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि माशी एतबार से भी सिस्टम इस वक्त बहुत बड़ी तशवीश है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किस तरह से मामला चलेंगे, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मुल्क की मईशत से मुतल्लिक़ खबरें ये हैं कि एक्सपेक्टेड है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बजट पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में तशवीश सबसे बड़ी ये है कि IMF का अभी तक मुआहिदा नहीं हो पाया है और डेडलाइन भी करीब आती जा रही है। 30 जून आखिरी डेट है। कल की शहबाज राना की खबर के मुताबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MD IMF से रब्ता हुआ, उसमें बड़ी सख्त शराइत बेल आउट पैकेज के लिए आयद की गई हैं, और उसमें से एक ये भी है कि पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद करना होगा। ये दावा किया जा रहा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सियासी एक महाज बना हुआ है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। IMF की तरफ से कोई अच्छी खबर अभी तक तो नहीं आ रही है और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान से मामला मैनेज नहीं हो रहे और हुकूमत को इलेक्शन की तरफ बढ़ जाना चाहिए, बेहतर ऑप्शन होगा? अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। महमल, क्या राय आपकी? देखिए लीना, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, और वो कल आजम तारड़ साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर भी वो बात कंफर्म की है कि PTI और PDM के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके अंदर ये तय हो गया था कि इस वक्त जो है, यानी कि जुलाई में उन्होंने कहा था कि वो कर देंगे असेंबलियां तहलील और फिर इलेक्शन हो जाएगी। इलेक्शन की डेट मतलब उन्होंने वो उस पर कंसेंसस हो गई थी, लेकिन फिर इमरान खान साहब की तरफ से नहीं माना गया। अब तो जो है इस वक्त तो अगर आप PDM के लोगों से बात करें तो वो यही कहते हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके, यानी अगस्त में इनकी टर्म कंप्लीट होती है, टर्म कंप्लीट करके तो उसके बाद जो है वो असेंबलियां ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी और फिर हम इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे। तो मेरा इसमें यह है कि इलेक्शंस की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इस वक्त पॉलिटिकल केओस क्राइसिस चल रही है, अगर इलेक्शंस ना हुए, जो कि कुछ क्योंकि रूमर्स इस तरह की भी हैं, वो कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात करता है, कोई लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात करता है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये अनडेमोक्रेटिक है, गैर जमहूरी है, लेकिन ये आपकी मईशत को मजीद प्रॉब्लम में भी शहजाद आप कहिएगा। आज आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF का पैकेज अगर नहीं भी मिलता तो हमारे पास प्लान भी मौजूद है। हुकूमत के पास, पाकिस्तान के पास इसका क्या ऑप्शंस हैं? जी, काफी अरसे से ये कहा जा रहा है कि प्लान भी मौजूद है। वो प्लान भी अगर होता
तो हर 2 हफ्ते बाद हम IMF के पास दोबारा नहीं जाते, वजीर आजम कोशिशें ना कर रहे होते, डिप्लोमेटिक्स कोशिशें बंद हो जाती और हम प्लान बी पे जा चुके होते। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने तमाम शराइत एक्सेप्ट कर लिए, जो कि मुझे लगता है नहीं किए हैं और मैं उस पर आता हूं, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी IMF जो है वो रुकावटें खड़ी कर रहा है और पैसे देना ही नहीं चाहता पाकिस्तान को, तो फिर क्या वजह है ऑल्टरनेट प्लान पे जाने के लिए? देखिए, बल्कि जो ऑल्टरनेट प्लान है ना, वही इस वक्त रुकावट बना हुआ है IMF की प्रोग्राम में। 3 चीजें हमने बुनियादी तौर पे IMF से कमिट की थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना हो, बिजली गैस की कीमत बढ़ाना हो, इनके अलावा एक हमने कहा था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आप देख ले पिछले कई दिनों से 285 पे रुपया ठहरा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में ये 310 315 का हो चुका है। तो इतना बड़ा जब गैप होता है तो उससे आपको पता चल जाता है कि इंटरबैंक मार्केट में आपने उसको आर्टिफिशियली रोका हुआ है, जिसकी इजाजत IMF आपको नहीं देता। फिर हमने IMF से ये कहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब जब थे वजीर खजाना, उस वक्त भी वो कह के गए थे कि हम दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेकर आएंगे $4 अरब की उस वक्त था, बाद में वो रकम $7 बिलियन की थी, लेकिन IMF ने कहा ठीक है 7 बिलियन से हम कम करके इसको $5 बिलियन कर देते हैं, $6 बिलियन कर देते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट आप लेकर आए। पाकिस्तान $3 बिलियन की कमिटमेंट ला सका, इसके अलावा हमारे दोस्त ममालिक ने ज्यादा कमिट किया नहीं। तो हमने वो शर्त पूरी नहीं की जो उनकी बुनियादी शर्त थी कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर आप अपने रिजर्व नहीं बढ़ाते, हम आपको पैसे देंगे जब आप ये पैसे हमें शो करेंगे कि दोस्त ममालिक दे रहे हैं। फिर IMF ने कहा था कि बजट आप जो है इस इलेक्शन, उनको खर्चा था कि इस इलेक्शन के साल में आप एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो कि बहुत पॉपुलस होगा, जो कि आप अवाम दोस्त बजट के नाम पर जो है और डिस्टॉर्शंस पैदा करेंगे, जो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने उस पर भी इत्तेफाक नहीं किया, हम वो शेयर नहीं कर रहे उनके साथ। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि इस बजट में बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी आउट ऑफ द वे, कैसे देंगे इन हालात में ये समझ नहीं आता। तो ये शराइत हमने उनकी पूरी नहीं की। ये कहना, एक मैं इसको मुकम्मल कर लूं कि मदाखलत है। देखें, अभी मैं से कुछ देर पहले बात कर रहा था कि अभी एक साजिश और मदाखलत से हम बाहर निकले नहीं है कि यहाँ पे अब IMF के खिलाफ हमने ये इल्जाम लगा दिया कि वो मदाखलत कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी साइड से है। अच्छा, नेथन पोर्टर का जिस तरह से बयान आया ना, उसके ऊपर ऐसे इस तरह का तासुर गया और हुकूमत ने भी शायद उसको इसी तरह से लिया है। अलीना, जो मुल्क आपको पैसे देगा वो अपने टर्म्स पे देगा। आप ये नहीं कह सकते कि पैसे भी हमें दें और टर्म्स भी हमारे होंगे। ये चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, IMF हो, ये जमहूरियत की बात करते हैं, फंक्शनल डेमोक्रेसीज की बात करते हैं। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस पाकिस्तान को नहीं मिल सकता अगर यहाँ पे ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हो, अगर यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो, फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हो, पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिल नहीं सकता। मीडिया फ्रीडम ना हो तो पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिल नहीं सकता। तो कुछ इन्होंने ये कन्वेंशंस बनाई हुई हैं जिसको पूरा करेंगे तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर IMF ये कहता है कि आपके यहाँ एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? अच्छा, मतलब आप उन्होंने ये देखना है कि क्या हम इस पोजीशन में होंगे कि क्या उनके पैसे वापस कर सके, क्या हम डिफॉल्ट ना कर सके। इसका जवाब जरा मुख्तसरन दे दीजिएगा, क्योंकि काफी पिछले हफ्ते से जो खबरें आ रही थी कि इंटरनेशनल लॉबीज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका को खास तौर पे इंटरनेशनल लॉबीज को मुतहरिक कर रहे थे कि यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है, उनके वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस, तो क्या इसका असर हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर हो सकता है। ऐसी बात नहीं। मैं सिंपल एक बात है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और IMF जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी को और बेहतर समझता है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा वहां माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये बुनियादी वजह है। अगर ये माशी इस्तेकाम कैसे आप अचीव करेंगे जब ये सियासी तमाशा जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा? बात है, यही चीज, यही सवाल है कि मैं न्याजी साहब की तरफ जाती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर प्लीज इसको क्लियर आप दूसरा ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जैसे अभी महमल ने भी कहा कि शायद नेशनल गवर्नमेंट हो, यानी कि आप आइन से हट के काम कर रहे हैं, तो फिर IMF के कंसर्न होंगे कि एक हुकूमत जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो कितने अरसे तक चलेगी, तो फिर कैसे उन पर ट्रस्ट जाए। तो ये भी जो उनका स्टेटमेंट है कि आइन के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए, उसमें इस चीज को भी आप भूलें ना। लेकिन एक बात मैं कह दूं, देखिए असेंबलियां तो मुकम्मल करेंगी अपनी मुद्दत, लेकिन क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे, इस पे वाकई सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल से जो महमल अब बात करिए ना कि देखिए आइन के मुताबिक रह के चलना चाहिए, तो गैर आईनी होगा अगर आपका केयरटेकर सेटअप बड़ा चल जाए, बिल्कुल होगा, एंड वी शुड अपोज इट। बट हमारे सामने है ना पंजाब और KP में 90 बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं दोबारा ये पंजाब और नहीं अलीना, क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क कि जब पंजाब और KP में केयरटेकर सेटअप 90 दिन से तजावुज कर चुका है,
और कुछ नहीं कर सकते हम इस बारे में, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर अगर कौमी गवर्नमेंट बन जाए, वो भी 2 साल चलती रहे, तो फिर क्या कानून तो क्या होगा? बिल्कुल सही। न्यायी साहब, आप इस सिलसिले में क्या राय देंगे? खासकर इसका जो सियासी पहलू है उसको भी कहिएगा। हर 5 साल बाद, 4 साल बाद हम देखते हैं कि ये नई सफ़े बनती हैं, इधर उधर होते हैं जोड़ तोड़। क्या ये उसका इशारा है? क्या अब इलेक्शंस करीब हैं या आपको लगता है कि इसकी वजह से मजीद दूर हो गए? अलीना, आप तो मेरा फ़िक़्ह और अकीदा जानते हो, ये पुरानी बात है 2016-2017 से। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जी ये जो कुछ हो रहा है इसकी कोख से आपका गंभीर इंतहाई पेचीदा किस्म का मुआशी बुरान जन्म लेगा, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो उसकी अदम मौजूदगी में, सियासी इस्तेकाम की अदम मौजूदगी में कौमें तहलील हो जाती हैं। कितनी दफ़ा बताया कि ये कौमों के लिए जानलेवा साबित होता है। तारीख़ इंसानी ने हमें ये सबक बार बार पढ़ाया है। हमें इन्होंने बताया कि करप्शन मुल्कों को घायल करती है। मैंने कहा जी मैं आपको मिसालें दूंगा कि जिसमें करप्शन की मौजूदगी में 7वें आसमान पर मुल्कों ने तरक्की पाई, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम की मौजूदगी में मुझे एक मुल्क बता दें, एक कौम, एक मुमलिकत बता दें जो कि अपना वजूद कायम रख सकी हो, पहली बात। और अगर सोहेल बड़ाई साहब जो मेरे छोटे भाई हैं उससे ज़्यादा जानते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो हो रही है इस वक्त, एक बात सिर्फ ज़हन में रखें कि हमें टेक्निकली डिफ़ॉल्ट आज से साल पहले कर जाना चाहिए था। आखिर कोई तो ऐसे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं ना जो मुझे नहीं पता, जो बियॉन्ड जो है, जिसको कहने इन डिस्गाइज है, ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया। और अभी भी जब वो बड़े एतमाद से कहते हैं, आज आयशा जो गौस साहबा हैं उन्होंने भी यही कहा, और हमारे क्या उनका वजीर खजाना है आजकल, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने भी चंद हफ्ते पहले कहा कि हम जून की पेमेंट्स कर देंगे और आप देखते रह जाएंगे IMF और नो IMF। अब मैं आखिरी बात कह दूं, एक जंग हो रही है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, और एक जंग हो रही है, अगर सोहेल बड़ाई साहब मुझे इजाज़त दे तो मैं दोबारा एक फिक्र दोहराता हूँ, एक हो रही है इसी के पीछे असल जंग के 2 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन यूज़ कर रहे हैं। एक का नाम है चीन और एक का नाम है अमेरिका। इस वक्त पहली दफ़ा हिस्ट्री में, ये मेरी बातें आप लिख लें, याद करें, उसके बाद देखें कि ये 2-4 साल बाद ये गॉस्पेल है या नहीं है, कि पहली दफ़ा हमारा जो आर्मी चीफ है वो चाइना के साथ खड़ा है, वगरना हमेशा उन्होंने अमेरिकन हमारे से लेके और बाद में तक रियलाइजेशन नहीं, ये अमेरिका का ये ऑलमोस्ट एक्सटेंशन रही है उनके हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि हमें इंशाअल्लाह बचा लिया जाएगा। यही आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जगहों पे कहा है कि हमें 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन, वहाँ कोई गेम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF हमारा कोई बिगाड़ सकेगा, मेरा ईमान है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आज के हालात, जो सियासी हालात हैं जिनका कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मैं फिर कहता हूं नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल हालात हैं जो इमरान खान साहब ने जो पेचीदगियां पैदा की है, अगर ये कंट्रोल कर लिए, अपना 5, 6, 7, 8 साल अपना निज़ाम मुस्तहकम कर दिया जो चीन को चाहिए होगा, तो वो आपको जो है फिर आप समझें कि आपके पास कोई यहाँ पे रुकावट नहीं होगी, एक फ्लो ऑफ फंड्स आएगा इंशाल्लाह। सोहेल साहब, अगर मुझे प्लीज़ इजाज़त दें, शहजाद आप इसके ऊपर कुछ राय देना चाहेंगे? जी, मैं तो एक ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि 1 साल से हम डिफॉल्ट नहीं किए, सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ बड़े लंबे अरसे तक LCs नहीं खुल रही थी, और वजह बड़ी सिंपल है, हमारा $5-5.5 बिलियन का इंपोर्ट था जिसको हमने कर्टेल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे बहुत सारी चीजों पे, हम LCs नहीं खोल पा रहे। तो जब आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप डिफॉल्ट से बच जाएंगे, आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस होगा। लेकिन क्या इस तरीके से आप मुल्क चला सकते हैं? जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्रियां यहां बंद हो रही हैं, ऑटो इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है, इस तरह की बेशुमार हम लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर सकते। वो आप अगर कहते हैं आप जीरो कर दें, आप कल से कुछ हम लॉन्ग रन में ये इस तरह से चलना हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अली ने एक बात क्लियर करने दे, देखें ये जो शहजाद कह रहे हैं, मैं किसी ऐसे कारोबारी आदमी को नहीं जानता हूं जिसकी LC ना खुली हो। हाँ, तरीका उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कई डॉलर्स खरीदे और खरीद लेके वो लेके आते रहे। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जो IMF के 1926 या 1928 का जो असल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपके बड़ी लिमिटेशन है। जब IMF के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारी पेमेंट ऐसी हुई हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं हुई, तो पता चला कि $500 आ गए, $1000, $1 बिलियन आ गए, निकाल के देख लें पिछले 6-8 महीने में
हर सेक्टर ने इश्तिहार दिए कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही। बिल्कुल सही है। अभी 2 दिन पहले एविएशन इंडस्ट्री इतना बोल रही थी इसके ऊपर, चाहे वो लोकल कंपनी हो, हर जगह ऐसा ही है। देखें सर मुझे 285 के बजाय $315 पे डॉलर खरीदना पड़ा। आज भी लोग एक तकलीफ में है। मैंने भी कल डॉलर खरीदे 316 रुपए पे और थोड़े से ज्यादा 4 पैसे। ओके सोहेल साहब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई और बजट के बाद क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं या आपको भी न्यायी साहब की तरह लगता है कि अभी मामला लंबा खिंचेगा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा लेवल प्लेइंग फील्ड कहती हैं वो तो नहीं हुई, क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ नायल है और अभी तक जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो भी कायम है और जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी और नून भी ये चाहेगी कि वो वोट बैंक टूटे और इलेक्टेबल्स टूटे, इसलिए जाहिर है ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। बाकी जो IMF वाली बात आप कर रहे हैं, मेरा बड़ा सीधा साधा जवाब है कि हमें कोई अनकन्वेंशनल तरीका जो है वो नहीं अडॉप्ट करना चाहिए और जो टोटली अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के चाइनीज ब्लॉक जाने का जो फैसला है यूनिलैटरल भी मुनासिब नहीं है। एक बैलेंस रखें और दोनों ब्लॉक्स के साथ चलाएं, जैसे कि 1960 की दहाई से जिस तरह से चल रहा है कि हम अमेरिकन ब्लॉक में भी हैं और चाइना के साथ भी हमारी दोस्ती है। एक को छोड़ के दूसरे के साथ जाना जो है बेवकूफी होगी। चाइना के अलाई कितने हैं? 2 या 3 दुनिया में। ठीक है सर, नहीं लेकिन 2 या 3 दुनिया में अलाइज हैं। 60 की दहाई है इस वक्त चाइना इज एज बिग एज यूएसए। अब डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स हैं वहां पे। नहीं लेकिन गुजारिश ये है कि चाइनीज जो है सियासी निजाम, ह्यूमन राइट्स, ये इन चीजों पे कोई जोर नहीं देते और पाकिस्तान की जो सारा रिलेशनशिप है वो। एक सेकंड न्याय साहब सोहेल वड़ाई साहब को कंप्लीट करने दीजिएगा, आपका पॉइंट आ गया, देन आई हैव टू क्लोज। सोहेल साहब अमेरिका के करे और चाइना करे कि अमेरिका ने जो हमारे एक मुल्क को 2 बना के रख दिए लिबिया से लेके। एक सेकंड सर, सुन तो लेना सोहेल साहब की बात सुन तो लेना न्यायी साहब। जी सोहेल साहब। जी मैं न्याजी साहब देखें, न्याजी साहब पुराना झगड़ा चल रहा है लीना सोहेल साहब का मेरा। जी सर वही ताल्लुक बताने की कोशिश कर सुन तो ले। जी सोहेल साहब, न्याजी साहब पता है तमाम इनको भी डॉलर चाहिए, इनको भी डॉलर चाहिए। अलीना सिर्फ ये एक कहना चाहता हूँ, नियाजी साहब ने 316 पे कर लिए, 314 पे मिल रहे थे, किसी ने 2 रुपए ज्यादा लिए इन पे पर डॉलर। लो जी अच्छे रेट पे डॉलर आपको दिलवा देंगे। चलें जी, अभी इजाजत दीजिएगा हमें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।